हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी प्रिटी वेल। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन का द लिविंग वर्ल्ड। जो चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट किया, उस चैप्टर का सॉल्यूशन आज मैं देने वाली हूँ। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो भी ट्रिक्स मैंने दिए, जो भी टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किया, सब आपको समझ आया होगा अच्छे से। और अगर ना समझ आए तो आप हमसे ईज़िली अपना डाउट पूछें। जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और इसे आप सिर्फ वीडियो ना समझें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए। आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। और कहीं पे भी अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप आराम से पूछें। हर डाउट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर तो कंप्लीट हो चुका है। आप सबको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर भी आपको पता होगा। और अगर नहीं पता है तो भी आपको वीडियो देखना है, पता है तो भी देखना है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड अगर क्लासिफाई करते हैं तो क्यों करते हैं। चलिए सब का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पूरा देखें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहले आप बताएं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों किया जाता है और अगर किया जाता है तो क्या टेक्निक है, अगर ना करें तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर नहीं पता तो वीडियो को अच्छे से पूरे ध्यान से समझें। तो पहला क्वेश्चन में है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। हमें बहुत प्रॉब्लम्स होगी क्योंकि इस अर्थ पे बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आइडेंटिफाई है। अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अभी तक उनके बारे में पता हो चुका है, लेकिन बहुत सारा प्लांट्स एंड एनिमल्स अभी भी है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। बहुत सारा प्लांट्स जैसे हो गया वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है, तो इसका स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस सबको अगर इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स का स्टडी करना पॉसिबल तो नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसलिए सबको क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है उसे। उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो सब हम देखते हैं इस वीडियो में। पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि हम क्यों करते हैं क्लासिफाई, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस स्टडी टेबल पे पढ़ते हो वहाँ पे बहुत सारा बुक होगा और आपने इस बुक को अलग अलग क्लासिफाई करके रखा होगा कि ये बुक जो है वो सिर्फ फिज़िक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायो का है, ये मैथ्स का है। तो अगर आपको पढ़ना हो कोई सब्जेक्ट है, अगर आपको इस टाइम बायोलॉजी पढ़ना है तो आप जाकर उसे ईज़िली ले सकते हो और बुक को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने क्लासिफाई करके उस बुक को नहीं रखा है और बहुत सारे बुक्स टेबल्स पे पढ़े हैं तो आपको समझ नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा बुक को ढूंढने में। इसलिए आप उसे क्लासिफाई करके अलग अलग बुक्स को डिवाइड करके रखते हैं ताकि पढ़ने में इजी हो। इस तरह से बायोलॉजी में भी है, क्योंकि बायोलॉजी भी हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसलिए बायो जो है हमारे लाइफ का पार्ट है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसे क्लासिफाई नहीं करेंगे तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए साइंटिस्ट जो है इन सब को क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं कि ये प्लांट्स का ग्रुप है, ये एनिमल्स का ग्रुप है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसे क्लासिफाई किया जाता है।
और क्लासीफाई करने के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जब हम डिटेल में चैप्टर्स को पढ़ रहे थे उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन का क्या स्टेप्स है। चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसका नॉमेनक्लेचर। पहले उसे पहचाना जाता है कि ये क्या है, इसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर होता है, मतलब नामाकरण होता है। इसके बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि ये इसका कैरेक्टर्स प्लांट से मिल रहा है तो इसे प्लांट्स के कैटेगरी में रखेंगे, इसका कैरेक्टर्स एनिमल से मिल रहा है तो एनिमल्स के कैटेगरी में रखेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आपको मिला तो उसे आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, पहले पहचानोगे ये ऑर्गेनिज्म है क्या। इसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर करोगे आप, और वो करने के बाद आप उसे क्लासीफाई करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जांपल आपको एक इंसेक्ट मिला तो पहले तो आइडेंटिफाई करोगे कि ये है क्या, कैरेक्टर्स को देखोगे, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। इसके बाद आप उसका नॉमेनक्लेचर करोगे, क्लासीफाई करोगे कि इसे किस ग्रुप्स में रखना चाहिए, इसे प्लांट्स में रखना चाहिए या इसे एनिमल्स में रखना चाहिए। और प्लांट्स या एनिमल्स में रखने के बाद फिर उसे आप अलग अलग उसे यूनिट में उसे रैंक वाइज डिवाइड कर दोगे। तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, फिर उसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यही प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, और क्यों किया जाता है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। क्लासिफिकेशन सिस्टम बार बार क्यों बदलते हैं? तो इसका आंसर चलिए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर ना बदले तो क्या होगा, और बदलता है तो क्यों। तो इसका आंसर है मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जिसमें से बहुत सारे को अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पहचाना जा चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी बहुत सारे नहीं पहचाना जा चुके हैं, अभी भी डिस्कवर्ड ही बाकी है। नए नए जो स्पीसीज़ का डिस्कवरी हो रहा है अभी, उसके लिए नए सिस्टम की ज़रूरत है, न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होता जा रहा है, क्योंकि नए नए स्पीसीज़ जो है वो डिस्कवर्ड होते जा रहे हैं। इसलिए नए नए क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो चेंज होता जा रहा है। इसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। जिन लोगों से आप मिलते हैं आप उन्हें किस क्राइटेरिया पर क्लासीफाई करना पसंद करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए देखते हैं इसका आंसर। जिन लोगों से आप मिलते हैं उसे कैसे क्लासीफाई करेंगे, किस क्राइटेरिया पे, तो उसका आंसर है, एक क्लास का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास है, उसमें 100 स्टूडेंट्स का, उस क्लास में 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनका क्लासिफिकेशन हमें करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। उसके जेंडर के बेसिस पे कि ये मेल है या फीमेल, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स जो है वो बॉयज़ है, कितने गर्ल्स है। इसमें 2 ग्रुप बना है, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का। इसके बाद अब हम सबको नाम के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। इसके बाद नेम के बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक नेम जो है वो 3-4 स्टूडेंट्स का हो, तो क्लासिफिकेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप उसे नेम के साथ अब सरनेम से हम उसे क्लासीफाई करेंगे। इसके बाद हर स्टूडेंट्स का उसके रोल नंबर के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैसा भी एग्जाम्पल्स को आप क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस। क्या सीखते हैं हम एक इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन से और एक पॉपुलेशन से। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और इट्स इंटायर पॉपुलेशन हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उसके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर किसी इंडिविजुअल का और बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो है हेल्प करता है साइंटिस्ट को ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में, और उसके वेरियस ग्रुप को हेल्प करता है साइंटिस्ट को क्लासीफाई करने में, उसके अलग अलग कैटेगरी में।
तो यही था पॉपुलेशन और एक इंडिविजुअल से हम क्या समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटेन नेम। तो ऊपर भी है मैंगीफेरा इंडिका और नीचे वाला भी है मैंगीफेरा इंडिका। आप बताएं पहले कि मैंगीफेरा इंडिका दोनों में से कौन सा मैंगीफेरा इंडिका सही है। हमने पहले ही लेक्चर में बताया था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में। आप सबको शायद पता होगा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसमें जो रूल्स था एक बार उस रूल्स को फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो कैरोलस लीनियस थे। ये आप कभी नहीं भूलेंगे, इसे अच्छे से समझ लें। कैरोलस लीनियस जो कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को दिए थे। 4 रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए, इसे अच्छे से समझ लें, इस रूल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। आपको अब मैंने बताया था कि ये लैटिन वाला होता है लेकिन लिखा जाता है इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। हर जगह लैटिन में ही यूज़ होगा, चाहे आप कहीं से भी इसे यूज़ करें। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला वाला जो है जीनस होगा। सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। सेकेंड वाला हमने बताया था स्पेसिफिक एपिथेट होता है और पहला वाला जीनस होता है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। अगर आप हाथ से लिखते हैं तो इसे सेपरेटली अंडरलाइन कर ले। मैंगीफेरा लिखकर अंडरलाइन, फिर इंडिका लिखकर अंडरलाइन। अगर आप इसे टाइप करते हैं तो आपको इटैलिक्स फॉर्म में टाइप करना होगा। बाद द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। पहला वाला जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा जिसे अब जीनस बोलेंगे, और सेकेंड वाला जिसे हम स्पीसीज बोलते हैं या स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन जो था मैंगीफेरा किस तरह से लिखा जाता है और इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका इस दोनों में से कौन सा सही है। आप बताएंगे मैंगीफेरा इंडिका इसमें से कौन सा सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सा मैंगीफेरा इंडिका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन अ टैक्सोन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। इस क्वेश्चन में बोल रहा है टैक्सोन क्या है। हमने पहले ही आपसे बताया था टैक्सोन क्या होता है बहुत ही डिटेल में। तो चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं टैक्सोन क्या होता है। टैक्सोन ईच यूनिट और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टैक्सोन। हर कैटेगरी और हर यूनिट को हम टैक्सोन बोलते हैं। 7 रैंक होता है, या आप उसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी बोल सकते हैं जो कि 7 होता है। इसका मैंने ट्रिक भी दिया है, अगर आपने इस ट्रिक को नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े और कॉन्सेप्ट के साथ आप आगे बढ़ें। तो उसमें 7 रैंक है। पहला जो है किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है और जीनस एंड देन स्पीसीज। ये 7 रैंक है। हर एक कैटेगरी को हम टैक्सोन बोलते हैं। अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, हमने एग्जांपल पहले भी लिया है एक बार, और आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है, वो प्लांट्स है या एनिमल्स आपको नहीं पता है, आप उसे नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप उसे एक टैक्सोन बोल सकते हो। वो टैक्सोन फाइलम भी हो सकता है, वो टैक्सोन क्लास भी हो सकता है, वो किंगडम भी, वो ऑर्डर भी, वो फैमिली भी, वो जीनस भी, वो स्पीसीज भी हो सकता है। तो टैक्सोन वही है। बात क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इसका आप बताएंगे। हमने इसे बहुत बार डिस्कस किया है, इसका रैंक क्या है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर द वर्ड स्पीसीज। डिस्कस विथ योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीसीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स। क्या मीनिंग होता है हायर प्लांट्स के, इन एनिमल्स में स्पीसीज का क्या मतलब होता है, और बैक्टीरिया में। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। पहले तो स्पीसीज होता क्या है। टाइम अर्नस्ट मेयर एक नाम का साइंटिस्ट है जो मैंने पहले भी बताया है एक बार। अर्नस्ट मेयर 1964 में इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ को दिया था। इन्होंने बताया था कि सेम काइंड ऑफ स्पीसीज़ ही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, और वो ऑफस्प्रिंग जो होगा वो फर्टाइल होगा। अगर आप किसी भी कंडीशन में 2 डिफरेंट स्पीसीज़ अगर इंटरब्रीड करते हैं तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कभी भी फर्टाइल नहीं होगा, स्टेराइल ऑफस्प्रिंग होगा। तो यही है स्पीसीज़ के बारे में कि हमेशा स्पीसीज़ में 2 सिमिलर स्पीसीज़ ही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इसको बेसिक टैक्सोनॉमिकल रैंक या बेसिक टैक्सोनॉमिकल यूनिट भी बोला जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो क्वेश्चन है, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर और जीनस के बारे में। तो चलिए हम इसे सीक्वेंस में समझते हैं। जिस तरह से रैंक है उसी रैंक वाइज समझेंगे।
तो हमें ईज़िली ये समझ में आएगा। अगर इस जिस तरह से इसमें दिया हुआ है, अगर ऐसे आप इसे आंसर लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिस तरह से इसका रैंक है हम उसी तरह से इसे समझने की ट्राई करते हैं ताकि ईजी वे में हमें समझ आ जाए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इसका रैंक वाइज जो है, सबसे पहले किंगडम है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, फिर स्पीसीज़। तो हम रैंक से स्टार्ट करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे समझेंगे। स्पीसीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज़ में जो है कुछ इंडिविजुअल का ग्रुप्स होता है जिसमें सिमिलैरिटीज़ होते हैं एक स्पीसीज़ के दूसरे। इसी तरह से हम जीनस में भी देखते हैं स्पीसीज़ का कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को, जो बहुत सारे स्पीसीज़ होते हैं उसके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को इसमें देखा जाता है और उसका एक ग्रुप्स बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल पैंथेरा लियो है, पैंथेरा पार्डस है एंड पैंथेरा टिग्रिस है, तो इसे हम एक जीनस में डाल देते हैं क्योंकि इन स्पीसीज़ के बीच में जो है कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो कि सिमिलर होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रुप्स में डाल देते हैं। इसे एक जीनस बना देते हैं पैंथेरा, जो कि जीनस है क्योंकि इनके बीच कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है। इस कैरेक्टर्स को देखते हुए इन्हें एक जीनस में डाल दिया गया और वो है पैंथेरा। कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज से कम होगा, लेकिन इसमें भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। जीनस का कुछ कैरेक्टर्स को, कॉमन कैरेक्टर्स को एक फैमिली में डाल दिया जाता है और उसके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के स्पीसीज को इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद अलग अलग फैमिली का कुछ कॉमन कैरेक्टर्स मिलता है, उसे ऑर्डर में डाल दिया जाता है। इसके बाद क्लास है, क्लास में कैरेक्टर ऑर्डर में कॉमन होते हैं उसे क्लास में डाल दिया जाता है। इसी तरह से फाइलम में जो कैरेक्टर्स क्लास में जो है वो देखने को मिलता है उसे एक फाइलम में डाल दिया जाता है। तो इसी तरह से आपका सीक्वेंस है, इसे आप खुद लिखें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो हम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस आंसर को और इसे कॉपी में नोट कर लें कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने समझा दिया अच्छे से। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं। इसके बाद हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ अ की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। का आंसर आप लोग खुद लिखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो स्क्रीन पे आंसर दिया है, आप उसमें से देखकर नोट करके समझ सकते हैं क्योंकि डिटेल मैंने लेक्चर में बताया है और उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम क्योंकि और भी बहुत सारा टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। आपको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है यहाँ पे टेबल बनाना है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का, ये भी आपको खुद करना है। तो चलिए हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इससे अगले वीडियो में कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके साथ ही क्लास 12 का रिप्रोडक्शन वाला लेक्चर हमारा अभी रुका हुआ है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे, उसे भी रेगुलर करेंगे और कल से हर रोज़ लेक्चर आएगा। आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई भी डाउट हो तो ईज़िली आराम से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।